तो बच्चों आज हमारा है कारक प्रकरणम का चौथा भाग। ठीक है, तो इससे पहले फर्स्ट सेकेंड और थर्ड भाग देख चुके थे और आज हम पढ़ेंगे चौथा भाग। ठीक है, कारक प्रकरणम यानी कारक सूत्र का देखेंगे चौथा भाग। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10वां सूत्र जिसका नाम है भुवः प्रभवश्च। क्या नाम है? तो भुवः प्रभवश्च। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कैमा सूत्र पढ़ेंगे तो 10वां सूत्र जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है भुवः प्रभवश्च। क्या नाम है? तो भुवः प्रभवश्च। ठीक है, तो पढ़ेंगे आज हम 10वां सूत्र जिसका नाम क्या है? तो भुवः प्रभवश्च। भुवः प्रभवश्च। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होता है कि भू धातु के योग में, क्या? तो भू धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। भू धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है या किसी और जगह से कोई भी वस्तु की उत्पत्ति हो तो उत्पत्ति वाले स्थान को बताने में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे बोलते हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा का जो उत्पत्ति वाले जो स्थान है वह है हिमालय। क्या है? तो हिमालय। तो हम हिमालय को बताने में क्या करेंगे कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि यह सूत्र का डिफिनेशन ही होता है कि उत्पत्ति वाले स्थान को बताने में पंचमी विभक्ति लगती है या भू धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, जैसे कि हम कहते हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो बताइए कि उत्पत्ति वाले स्थान कौन है? तो हिमालय। तो इसी को बताने हम क्या करेंगे? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो गंगा का संस्कृत हो जाएगा आपका गंगा। गंगा का संस्कृत क्या हो जाएगा? तो गंगा। ठीक है, और हिमालय से, तो इसका पंचमी बालक का पंचमी बालकात, तो हिमालय का क्या हो जाएगा? तो हिमालयात। ठीक है, और निकलती है, निकलता है, इसका क्या हो जाएगा? तो प्रभवती। क्या हो जाएगा? तो प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रभवती। अब इसी को हम डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, इसी को क्या करेंगे? तो अभी हम डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं कि भू धातु के योग में, भू धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। भू धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। भू धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, या इसका हम एक और डिफिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, एक और इसका क्या? तो डिफिनेशन लिख सकते हैं कि या करके इसका एक और डिफिनेशन लिखेंगे, या हम कह सकते हैं कि यदि किसी स्थान से किसी वस्तु की उत्पत्ति हो तो उत्पत्ति वाले स्थान को बताने में पंचमी विभक्ति लगती है। तो उत्पत्ति वाले स्थान को बताने में पंचमी विभक्ति लगती है। पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो उत्पत्ति वाले स्थान को बताने में पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, जैसे कि इसका आप एक एग्जाम्पल फिर देख लीजिएगा
इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम कहते हैं गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि गंगा का संस्कृत क्या हो जाएगा, तो गंगा का संस्कृत जो है गंगा ही होगा। क्या होगा, तो गंगा ही होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो गंगा। ठीक है, गंगा का संस्कृत हम क्या लिखेंगे, तो गंगा ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गंगा। अब बताइए कि उत्पत्ति वाले स्थान कौन है, तो उत्पत्ति वाले स्थान आपका क्या है, तो हिमालय है। ठीक है, तो बालक का पंछी बालकात, यहाँ पे हिमालय का क्या हो जाएगा, तो हिमालयात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हिमालयात। निकलता है का क्या हो जाएगा, तो प्रभवती, प्रभवती। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती। ठीक है, गंगा हिमालयात प्रभवती। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, सांप बिल से निकलता है, सांप बिल से निकलता है। ठीक है, तो सांप का जो है निकलने वाला स्थान क्या है, तो बिल है। तो बिल को बताने में हम क्या करेंगे, तो बिल को बताने हम क्या करेंगे, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो पंचमी। ठीक है, तो सांप का संस्कृत क्या हो जाएगा, तो सर्पः। ठीक है, बिल से क्या हो जाएगा, तो बिलात हो जाएगा, बिल से क्या हो जाएगा, तो बिलात। सर्पः विलात, निकलता है क्या हो जाएगा, तो प्रभवती। ठीक है, तो इस प्रकार से यह होता है आपका कौन सा सूत्र, तो भुवः प्रभवश्च। क्या होता है, तो भुवः प्रभवश्च सूत्र का आप लोगों ने डिफिनेशन देख चुके हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसका अनुवाद भी देख चुके हैं। आप अब इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है भीतार्था नाम भय हेतु। नेक्स्ट कौन सा सूत्र देखेंगे, तो भीतार्था नाम भय हेतु। ठीक है, अब हम देखेंगे 11वां सूत्र जिसका नाम है भीतार्था नाम भय हेतु। क्या नाम है, तो भीतार्था नाम भय हेतु। आपका 11वां सूत्र है जिसका नाम है भीतार्था नाम, भीतार्था नाम भय हेतु, भीतार्था नाम भय हेतु। ठीक है, यह जो है आपका 11वां सूत्र है जिसका नाम क्या है, भीतार्था नाम भय हेतु। इसका डिफिनेशन होता है कि भी तथा त्रा धातु के योग में, भी तथा त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। भी मतलब होता है डरना और त्रा मतलब होता है रक्षा करना। भी मतलब क्या होता है, तो डरना, और त्रा मतलब क्या होता है, तो रक्षा करना। ठीक है, भी मतलब क्या होता है, तो डरना। ठीक है, और त्रा मतलब क्या होता है, तो रक्षा करना। क्या करना, तो रक्षा करना। तो जो डर तथा रक्षा का कारण बने, जो डर तथा रक्षा का कारण बने, तो उसे बताने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो डर तथा रक्षा का कारण बने तो उसे बताने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि भी तथा त्रा धातु के योग में, कौन से धातु के योग में, तो भी। ठीक है, भी तथा त्रा धातु के योग में, भी तथा त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि लिखते हैं, वह बाघ से डरता है, वह बाघ से डरता है। ठीक है, वह बाघ से डरता है। तो कहा गया है कि यदि
जो डर तथा रक्षा का कारण बने, जो डर तथा रक्षा का कारण बने तो उसे बताने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि वह बाघ से डरता है, वह बाघ से डरता है। तो यहाँ पे डरने का कारण क्या है? तो बाघ है। डरने का कारण क्या है? तो बाघ है। तो इसी बाघ को बताने में हम क्या करेंगे? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। डरने का कारण कौन है? तो बाघ है। तो जो डर तथा रक्षा का कारण बने तो उसे बताने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डरने का कारण क्या है? तो बाघ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे वह का संस्कृत क्या? तो सह, और बाघ का संस्कृत होता है व्याघ्र। बाघ का संस्कृत क्या होता है? तो व्याघ्र होता है। बाघ का संस्कृत व्याघ्र होता है। बालक का पंचमी में बालकात, तो बाघ का क्या हो जाएगा? तो बाघ का हो जाएगा व्याघ्रात। क्या हो जाएगा? तो व्याघ्रात। तो क्या हो जाएगा? सह व्याघ्रात। और डरना क्या होता है? तो विभेति। सह व्याघ्रात विभेति। क्या हो जाएगा? तो सह व्याघ्रात विभेति, यानी कि वह बाघ से डरता है, वह बाघ से डरता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? तो इसको हम करेंगे अब परिभाषा के माध्यम से क्या करेंगे? तो समझेंगे। किसके माध्यम से? तो परिभाषा के माध्यम से इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट मार के वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे भी, ठीक है, तथा त्रा धातु, भी तथा त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। भी तथा त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, या करके इसका एक और एग्जाम्पल एक और डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि जो डर तथा रक्षा का कारण बने, जो डर तथा रक्षा का कारण बने तो उसे बताने में पंचमी विभक्ति लगती है। पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, पंचमी विभक्ति लगती है। जो डर और रक्षा का कारण बनेगा तो उसको बताने में क्या करेंगे? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, परिभाषा देख लिए, अब क्या करेंगे? इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा हम लिखते हैं कि वह, ठीक है, वह सांप से डरता है। वह सांप से डरता है। हाँ, बच्चा सबको देखते होंगे, सांप रहता है कैसे डर जाता है। ठीक है, खुद हम भी डर जाते हैं सांप से। देखो, तो क्या है कि वह सांप से डरता है, तो वह का संस्कृत क्या हो जाएगा? तो वह का संस्कृत हो जाएगा सह। वह का संस्कृत क्या हो जाएगा? तो वह का संस्कृत हो जाएगा सह। अब देखिए ना, डरने का कारण क्या है? तो सांप है। डरने का कारण क्या है? तो सांप है। सांप आया तब ना हम डर गए। ठीक है, तो सांप आया तो हम डर गए, तो हमको डरने का कारण, हमरा डरने का कारण का बा? तो सांप है बा ना। तो डरने का कारण क्या है? तो सांप है। तो सांप को बताने में क्या करेंगे कि हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो सांप का संस्कृत होता है सर्प। ठीक है, क्या होता है? तो सर्प। बालक का पंचमी बालकात, तो सांप का क्या हो जाएगा? तो सर्पात। क्या हो जाएगा? तो सर्पात। सह सर्पात। और डरना क्या होता है? तो विभेति। सह सर्पात विभेति, सह सर्पात विभेति। ठीक है, एक और देख लीजिए। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि
हम लिखते हैं दूसरा कि वह बाघ से डरता है, वह बाघ से डरता है। तो बताइए डरने का कारण क्या है? तो डरने का कारण क्या है? तो बाघ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वह का संस्कृत सह और बाघ का पंचमी क्या हो जाएगा? तो बाघ का पंचमी हो जाएगा आपका व्याघ्र। ठीक है, वह का स हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा? तो स हो जाएगा और बाघ का क्या हो जाएगा? तो व्याघ्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो व्याघ्र। तो बालक का पंचमी बालकात, तो व्याघ्र का क्या हो जाएगा? तो व्याघ्रात। ठीक है, सह व्याघ्रात और डरता है तो इसका क्या हो जाएगा? तो विभेति। क्या हो जाएगा? तो विभेति। तो इसका हो जाएगा सह व्याघ्रात विभेति। क्या हो जाएगा? तो सह व्याघ्रात विभेति। ठीक है, यह जो है आपका बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछते रहता है कि वह बाघ से डरता है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? ठीक है, तीसरा देखिए, यह चोर से बचाता है, यह चोर से बचाता है मतलब कि रक्षा करता है। तो रक्षा भी करेगा चाहे डरेगा भी, तो जो कारण होगा रक्षा करने का या डरने का उसी को बताने में क्या करेंगे? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यह का क्या हो जाएगा? तो अयम हो जाएगा। ठीक है, चोर का पंचमी चौरात हो जाएगा। ठीक है, और रक्षा करता इसका हो जाएगा आपका त्रायते, स चौरात त्रायते, सह चौरात त्रायते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा? तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सूत्र। ठीक है, जिसका नाम है बहिर्योगे पंचमी। क्या नाम है? तो बहिर्योगे पंचमी। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र का जो नाम है वह क्या है? तो बहिर्योगे पंचमी। बहिर्योगे पंचमी 12 हो गया था। अब पढ़ेंगे 13वां सूत्र। ठीक है, अब पढ़ेंगे 13वां सूत्र जिसका नाम क्या है? तो बहिर्योगे पंचमी। क्या नाम है? तो बहिर्योगे पंचमी। बहिर्योगे पंचमी। ठीक है, बहिर्योगे पंचमी। ठीक है, अब समझिएगा इसका डिफिनेशन। ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है कि बहि के अर्थ में, वही मतलब होता है बाहर, वही मतलब क्या होता है? तो बाहर। ठीक है, तो इसका परिभाषा होगा कि वही के अर्थ में, वही के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या? तो बही। क्या लिखा हुआ है? तो बही। और यह जो बही है ना, इसका हिंदी अर्थ होता है बाहर। क्या होता है? तो बाहर। ठीक है, यानी कि बाहर के अर्थ में, क्या? तो बाहर के अर्थ में, बाहर के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसके अर्थ में? तो बाहर के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यदि किसी स्थान से कोई वस्तु को बाहर बताया जाए तो उस स्थान को बताने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी स्थान से कोई वस्तु को बाहर बताया जाए तो उस स्थान को बताने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि गांव से बाहर विद्यालय है, गांव से बाहर विद्यालय है, तो इस वाक्य में गांव से बाहर, स्थान का नाम गांव हो गया, तो इस गांव को बताने में हम क्या करेंगे कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल के जरिए समझिएगा। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि गांव से बाहर, गांव से बाहर तालाब है। ठीक है, तालाब है। तो बताइए तालाब कहाँ है? तो गांव से बाहर है। ठीक है, तो जिस किसी स्थान से कोई वस्तु को बाहर बताया जाए तो उस स्थान को बताने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो गांव से बाहर तालाब है, तो इस गांव को बताने में क्या करेंगे? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो बालक का पंचमी बालकात, तो गांव का क्या हो जाएगा? तो ग्रामात, और बाहर का संस्कृत होता है क्या? तो बही। क्या होता है? तो बही। ठीक है, तो ग्रामात बही, तालाब का होता है सरह। क्या होता है? तो सरह। तो ग्रामात वही सरह वर्तते, ग्रामात वही सरह वर्तते। ठीक है,
तो यह है आपका कौन सा सूत्र, तो बहिर्योगे पंचमी। तो अभी मैंने इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझे है, ठीक है, मौखिक। और क्या करेंगे, इसको लिखते हैं, लिखेंगे परिभाषा और तब फिर से समझेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि बही मतलब क्या, तो बाहर। बही मतलब क्या होगा, तो बाहर के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। पंचमी विभक्ति लगती है। पंचमी विभक्ति लगती है, ठीक है। इसका हम एक और डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, क्या कि यदि किसी स्थान से कोई वस्तु को बाहर बताया जाए तो उस स्थान को बताने में पंचमी विभक्ति लगती है। पंचमी विभक्ति लगती है, ठीक है। पंचमी विभक्ति लगती है। यदि किसी स्थान से कोई वस्तु को बाहर बताया जाए तो उस स्थान को बताने में क्या करेंगे, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। बताया जाए, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, जैसे में ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि लिखते हैं क्या, तो गांव के बाहर विद्यालय है। गांव के बाहर विद्यालय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गांव के बाहर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ग्रामात, ठीक है। और बाहर का क्या हो जाएगा, तो बही हो जाएगा। और विद्यालय का क्या हो जाएगा, तो विद्यालयम, ठीक है। और है का क्या हो जाएगा, तो वर्तते या अस्ति लिख सकते हैं। तो ग्रामात वही विद्यालयम वर्तते, ग्रामात वही विद्यालयम वर्तते, ठीक है। या आप दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, गांव के बाहर तालाब है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो पंचमी, बालक का पंचमी बालकात, तो गांव का क्या हो जाएगा, तो ग्रामात। और बाहर का क्या हो जाएगा, तो बही, ठीक है। बाहर का बही, तालाब का क्या, तो सरह, ठीक है का क्या हो जाएगा, तो वर्तते, ठीक है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में मैंने टोटल 13 सूत्र यानी कि 13 सूत्र देख चुके हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ाएंगे वह भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारा जो न्यू जो वीडियो बनेगा आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।